तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एनएम सेकेंड ईयर का जो कि यूनिट 4 है। उसमें आज हम लोग देखेंगे कि फीटल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। ठीक है, भ्रूणी कलाएं जिनको हिंदी में कहते हैं, इनके बारे में, और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से कलर चेंज होने पे हमें पता चलता है कि कौन सी डिजीज़ हुई है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट से कौन कौन सी रक्षाएं होती हैं बेबी की, इन सबको आज हम लोग देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले है कि जो भ्रूण कोश, पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जो भ्रूण कोश होता है, फीटल का जो कोश होता है, वो एक थैली नुमा संरचना होती है जो कि चारों तरफ रहती है और ये दो परतें से मिलके बनी होती हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, अगर ऐसे रियल में हॉस्पिटल में आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा कि जैसे कि अगर प्री मेच्योर बेबी रहता है, मेच्योर बेबी में तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, बट प्री मेच्योर जो बेबी रहते हैं उनके अंदर जब उनकी डिलीवरी होती है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो एक ये थैलीनुमा संरचना होती है, वो पूरा उसके अंदर आते हैं। फिर उनको डॉक्टर क्या करते हैं, उनको फाड़ते हैं, फिर उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, तब जाकर बेबी निकलता है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो प्री मेच्योर बेबी के अंदर देखने को मिलती हैं, और जो मेच्योर बेबी रहते हैं उनके अंदर जब डिलीवरी होती है तो उसी टाइम पे, डिलीवरी होते टाइम ही वो फट जाती है अंदर से, फिर उनको क्लीन वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो आप लोग को अगर देखना है कि वो किस तरीके से थैलीनुमा संरचना होती है, किस तरीके से वो पैक होते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है और उसमें दो परतें होती हैं, एक तो कोरियन होता है और एक एमनियन होता है। अब हम देखते हैं कि कोरियन क्या क्या वर्क करते हैं। तो कोरियन जो होता है वो एक बाहरी संरचना होती है। कोरियन क्या होता है, मतलब बाहरी सुरक्षा, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, बाहर की सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है, वो उसको हम कहते हैं कोरियन। वो कोरियन ही होती है और अंदर स्थित एमनियन की तुलना में अधिक मोटी होती है। कोरियन जो होता है वो दो लेयर होती है, एक तो कोरियन होता है, एक एमनियन होता है। तो कोरियन जो होता है वो एमनियन से ज़्यादा मोटा होता है। और इसमें कोरियन जो है, इसमें भी दो परतें पाई जाती हैं, एक है बाहरी ट्रोफोब्लास्ट, एक है आंतरिक प्राइमरी मेजेनेकाइन। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी नाम यही ही है। तो पहला जो है बाहरी ट्रोफोब्लास्ट और सेकंड जो है इसका कोरियन का पार्ट आंतरिक प्राइमरी मेजेनेकाइन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाहरी जो ट्रोफोब्लास्ट है, इन सबके क्या कार्य हैं। तो देखो, जो होता है ट्रोफोब्लास्ट की आंतरिक परत, जिसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तथा जिसको जो बाहरी परत होती है उसको हम कहते हैं सेंस्ट्रियोट्रोफोब्लास्ट। तो जो आंतरिक परत होती है उसको याद करेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो बाहरी परत होती है ट्रोफोब्लास्ट की, सबसे पहला हमारा है, देखो सबसे पहले याद करेंगे कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो भ्रूणी कलाएं होती हैं, थैलीनुमा संरचना होती हैं, उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक कोरियन एक एमनियन। कोरियन के भी दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी ट्रोफोब्लास्ट, एक आंतरिक प्राइमरी मेजेनेकाइन। और जो बाहरी ट्रोफोब्लास्ट है, उसकी जो आंतरिक परत है उसको हम कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो बाहरी परत है उसको हम कहेंगे सेंस्ट्रियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट की जो सेंस्ट्रोट्रोफोब्लास्ट से निकले अंगुलीनुमा उभार, मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। जो सेंस्ट्रोट्रोफोब्लास्ट से निकले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम अंगुलीनुमा उभार कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलाई कहलाते हैं। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धसे होते हैं, मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है, अंदर की लेयर होती है, उसमें ये क्या होते हैं, एकदम धसे रहते हैं, तथा माता से भ्रूण की ओर पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे प्रेस करते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं माता से, वो फीटस तक जा सके। आप लोग देखे होंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो जो रिप्रोडक्टिव का पड़ा है तो उसको देख लीजिए, उसमें अच्छे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बारे में दिखाई हूँ मैं। ठीक है, तो ये कार्य इसका होता है। नेक्स्ट क्या है,
कोरियन फ्रंटोज्म। तो कोरियन फ्रंटोज्म क्या होता है? तो कोरियन का वह भाग जो डेसिडुआ बेसिलस से संपर्कित रहता है, मतलब कोरियन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डेसिडुआ से अटैच्ड रहता है, में पाए जाने वाले विलाई तेजी से वृद्धि करते हैं। तो इसमें जो विलाई होते हैं, जो विलाई किसे कहते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, सेंसियर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको विलाई कहते हैं। तो वही उसी में पाए जाने वाले जो विलाई हैं इसमें तेजी से वृद्धि करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमनियन, ठीक है। तो एमनियन क्या होते हैं? एमनियन क्या है? जो सेकेंड परत है उसको ही एमनियन कहते हैं। तो यह भ्रूणी कोश की आंतरिक परत होती है। बाहरी परत कौन सी थी? बाहरी परत कोरियन थी। और आंतरिक परत कौन है? आंतरिक परत एमनियन है। और ये जो है कोरियन से पतली होती है, जो कि क्या होती है? कोरियन के नीचे स्थित रहती है या फिर बाद में स्थित रहती है, ये भी बोल सकते हैं। यह बिल्कुल चिकनी, स्मूथ, सॉफ्ट रहती है और शाइनी रहती है, बिल्कुल चमकदार परत होती है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में स्थित होती है। इसी में जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसी में भरा हुआ होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहती है कि ये कांटेक्ट में उसके रहती है। जैसे कि एक देखिए आप लोग, ये हो गया हमारा एमनियोटिक, ये हो गया हमारा एमनियन। अब इसमें भरा है एमनियोटिक फ्लूइड और ये बाहर की जो लेयर है इसको हम कहेंगे कोरियन। तो ये हमारी बाहरी परत जो हो गई वो कोरियन हो गई और ये अंदर की परत जो हो गई वो एमनियन हो गई। और अंदर इसके एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे भरा हुआ रहता है और इसी में क्या रहता है? बेबी इसी में ऐसे तैरता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहती है स्ट्रक्चर। अब इसके हम फंक्शन की बात करें कि एमनियन जो है वो क्या क्या कार्य करता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये एमनियोटिक द्रव के निर्माण में सहायक होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके निर्माण में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये लेबर के दौरान सर्वाइकल डायलेशन को प्रोत्साहित करता है। तो जो सर्विक्स डायलेट होता है प्रसव के दौरान, लेबर जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे, जब जैसे नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उस टाइम पे ये क्या करता है? सर्विक्स को डायलेट करता है। आसानी जैसे डायलेट हो जाता है तो आसानी से बेबी आउट हो जाता है। अब बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड आप लोगों को पता ही है क्या होता है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एमनियोटिक कैविटी में पाए जाने वाला द्रव है जो फीटस के चारों ओर पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेबी उसी में तैरता रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड अगर ना हो, जैसे कम हो जाता है तो बेबी की मृत्यु हो जाती है। और एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा रोल अपनाता है और इसमें जैसे कि प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब पाए जाते हैं। और इसकी मात्रा जो होती है वो 2000 से ज़्यादा अगर हो गई 1 सेकेंड, अगर 2000 ml से ज़्यादा होती है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनाज कहते हैं। और अगर 200 ml से कम हो जाती है तो उसको हम ऑलिगोहाइड्रोमिनाज कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का रोल होता है। अब इसको आप देख सकते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, आपको किस तरीके से लिखना है अब वो देखिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो जो चारों तरफ द्रव भरा होता है वो उसे ही हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये लिक्विड एमनिल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका अगर सेकंड नाम पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड का सेकंड नाम क्या है तो लिक्विड एमनिल भी कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि लिक्विड एमनिल, ये ईयर वाले में तो नहीं आता, बट जब कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आएगा कि लिक्विड एमनिल की मात्रा कितनी होती है। तो सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिक्विड एमनिल क्या है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट करना है। यह एक पारदर्शी एवं अल्काइन द्रव होता है। इसकी भी ये भी पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की प्रकृति कैसी होती है, तो वो कैसी होती है? एल्कलाइन प्रकृति की होती है, जो कि फीटस को इंजरी से बचाता है तथा फीटस के एक स्थिर तापमान प्रदान, मतलब फीटस को ये एक अच्छा टेम्परेचर, एक स्थिर टेम्परेचर प्रदान करता है और क्या करता है? उसको इंजरी से भी बचाता है। तो ये कुछ इसका रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब
एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या कितनी मात्राओं में रहती है, इनको हम देखते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड में लगभग 98 to 99% वाटर होता है और शेष जो होता है 1 to 2% वो सॉलिड से निर्मित होता है। तो 98 से 99% क्या रहता है, इसमें वाटर ही वाटर रहता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सस्पेंडेड पार्टिशियल शामिल होते हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी रहते हैं और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी इसमें सब कुछ शामिल रहता है। अब वाटर इसमें कितना है, 98 से 99%। इसको आपको याद करना है कि वाटर इसमें कितने रहते हैं, तो 98 to 99%। और जो सॉलिड होते हैं इसमें 1 to 2% होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ पदार्थ जो हैं वो भी पाए जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में प्रोटीन पाया जाता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, लेनिंगो, सोडियम, हार्मोन्स, और क्या होता है, क्लोराइड, लिपिड्स, पोटेशियम, वर्निक्स, कैसियोसा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि किसके अंदर रहती हैं, जो कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में रहती हैं। अब एक एक चीज़ों को जानते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जो प्रोटीन होता है उनके बारे में तो हम जानते हैं, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो लेनिंगो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो लेनिंगो हेयर्स होते हैं जो कि एक मुलायम हेयर्स होते हैं, बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये जब बेबी की डिलीवरी होती है, मतलब बेबी आउट होता है, बाहरी प्रवेश में आता है, तो ये जो हेयर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। और बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो होता है एक वसायुक्त मोमी पदार्थ होता है, तो ये होता है लिपिड्स। और वर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो वाइट परत होते हैं। जब बेबी आउट होता है आप लोग देखते होंगे वाइट कलर का उसके अंदर परत लगे हुए होते हैं, तो ये वाइट परत होती है और जो कि बेबी की सुरक्षा करती है। तो ये सब होते हैं। अब हम देखते हैं कि एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कलर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, अपीयरेंस क्या है, नेचर क्या है और स्पेक क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में स्पेसिफिक मतलब होता है ग्रेविटी, उसके अंदर ग्रेविटी क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि अच्छे से क्या क्या इनके अंदर होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और किस तरीके से कलर चेंजिंग पे हम जानते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर हुआ है। तो कलर जो होता है गर्भावस्था की शुरुआती अवधि के दौरान यह कलरलेस होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज होती है तो उसमें ये कलरलेस रहता है, मतलब कोई भी कलर नहीं होता है। परंतु टर्म के समय जब बेबी आउट मतलब कि जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उस समय जो कलर होता है वो पेलेस्ट्रा कलर का हो जाता है। ठीक है, वो पेलेस्ट्रा कलर का मतलब हल्का पीला ब्राउनिश ऐसे इसी टाइप का होता है। पेलेस्ट्रा मतलब होता है हल्का सा पीला और वाइटिश उसी में कुछ रहता है, तो इस तरीके से रहता है। और अपीयरेंस जो होता है, अपीयरेंस किस तरीके से होता है, तो टर्म के समय इसमें वर्निक्स कैसियोसा की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये वाइटिश कलर का हो जाता है। और नेक्स्ट है इसकी नेचर क्या होती है, प्रकृति इसकी कैसी होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की प्रकृति जो है वो एल्कलाइन प्रकृति की होती है और इसका जो पीएच होता है वो 7.2 होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्षारीय होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक रहती है उसकी बात करें तो वो 1.008 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का एबनॉर्मल कलर क्या होता है। तो कलर के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि कौन से कलर में कौन सी डिजीज, कौन सी असामान्यता होती है। तो देखो, सामान्यतः इसका कलर जो होता है वो पेलेस्ट्रा होता है, आप लोगों ने देखा ही। परंतु कुछ असामान्य स्थिति, जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो उसके दौरान इसके कलर चेंज हो जाते हैं, तो भिन्न भिन्न रंग पाए जाते हैं। अब इनको देखते हैं कि कब कौन सा कलर होता है। तो
जब गोल्डन कलर का होता है तो हम इसमें कौन सी असामान्यता जानते हैं कि RH इनकम्प्लेबिलिटी है इसके अंदर, मतलब RH से रिलेटेड इसके अंदर डिजीज है, बच्चे के अंदर डिजीज RH से रिलेटेड डिजीज कंडीशन उपस्थित है जब गोल्डन कलर का वो एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। जब मेक्योनियम रंजित हरा रंग होता है, जब मेक्योनियम रंजित मतलब मेक्योनियम से मेक्योनियम जो होता है वो पूरे तरीके से मिक्स होके ग्रीन कलर का हो जाता है तो फीटल डिस्ट्रेस, मतलब फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, फीटल में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से की कंडीशन में ऐसा होता है। डार्क रेड, जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती हैं, वो यही सब देख के, इसी का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देख के ही क्या करती हैं, चिन्हित करती हैं कि हाँ ये बच्चे को ये कंडीशन हुआ है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम हुई है। जब डार्क रेड हो जाता है तो एक्सीडेंटल हेमरेज होता है, क्योंकि उसमें ब्लड आ जाता है तो हेमरेज की कंडीशन होती है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अंदर हेमरेज हो गया है, तो इसके लिए तुरंत डिलीवरी करवानी होती है या फिर क्या एबॉर्शन, इस कंडीशन में तो ज़्यादा ही बेबी एबॉर्ट हो जाते हैं। अगर ग्रीनिश येलो कलर का रहता है तो फिर क्या होता है, अगर ग्रीनिश येलो हो जाता है जिसको हरा पीला या सैफ्रॉन कलर कहते हैं, तो उसमें पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब उसके अंदर पोस्ट मैच्योरिटी है, उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई है जितनी की आनी चाहिए, वो देखा जाता है। अगर डार्क ब्राउन या टोबैको जूस कलर का, जैसे गहरा भूरा रंग का है, तो उसमें क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई रहती है, बच्चे की जो है वो यूट्राइन में ही डेथ हो गई रहती है अगर इस कलर का रहता है तो अब हम बात करते हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। तो जैसे कि जब इसमें क्या होता है कि बच्चे का जैसे कि ब्लड पॉजिटिव है और माँ निगेटिव है, तो जब उनका जो ब्लड होता है वो मैच नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन देखी जाती है। ये लगभग ऐसी माँओं में देखी जाती है जिनके पार्टनर्स जो होते हैं उनका पॉजिटिव ब्लड हो और उनका निगेटिव ब्लड हो। माँ का जो होता है वो निगेटिव ब्लड हो और उनके जो पार्टनर हैं उनका जब पॉजिटिव ब्लड होता है, तो ऐसी समस्या देखी जाती है कि बच्चा जो होता है वो पॉजिटिव ब्लड का होता है, तो जब इन माँ का और बच्चे का, दोनों लोग का ब्लड मैच नहीं कर पाता है तो उसमें ये कंडीशन देखी जाती है RH इनकम्प्लेबिलिटी की। तो इसमें RH संबंधित असामान्यता होती है और इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, उसको लगवाना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में ही लग जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लगता है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसमें ये भी केसेस देखा गया है कि जो फर्स्ट बेबी होता है कभी कभी वो तो सही से सलामत हो जाता है, बट जब सेकेंड बेबी होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। तो ये होता है। और फीटल डिस्ट्रेस मतलब कि भ्रूण में संकट, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई संकट है, कि उसके मरने की संकट है या फिर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, तो ये सब जो है वो फीटल डिस्ट्रेस के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि कितने मंथ पे, कितने वीक्स पे कितने एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, तो उनका आयतन क्या रहता है। जब 10 वीक की प्रेगनेंसी रहती है उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो 25 ml रहता है, 12 वीक पे 50 ml रहता है, 20 वीक पे 400 ml रहता है, और जब बेबी 36 to 38 वीक का हो जाता है तो उसके अंदर 1 लीटर या 1000 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो हो जाती है। और जब वो 40 वीक का होता है, बेबी जब 40 वीक का हो जाता है तो उसके अंदर कितने ml होते हैं, 600 से 800, मतलब पहले 36 to 38 वीक तक तो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, बट जब 38 वीक के बाद की अवस्था आती है, 40 वीक्स पे जाने लगते हैं, तो फिर उनकी मात्रा डिक्रीज होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि 38 to 42 वीक्स तक जो डिलीवरी होती है उसका बिल्कुल अच्छा टाइम होता है, और उसके बाद अगर कोई करवाता है तो बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि 38 वीक के बाद
जो ml होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो कम होने लगता है। तो अगर कम हो जाएगा तो बच्चा उसमें तैर नहीं पाएगा, उसको ऑक्सीजन लेने में, उसको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होगा। और बच्चा ग्रो कर ही लिया है, उसका जो बॉडी है वो पूरा डेवलप हो चुका है और उसे जगह ही नहीं मिलेगा उसको तैरने के लिए और सब अपने क्रियाकलाप करने के लिए, तो इसीलिए बेबी की डेथ हो जाती है। इसीलिए टाइमिंग जो रहता है 38 टू 42 वीक्स के अंदर ही क्या है, प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। 42 वीक भी नहीं देखना चाहिए, 40 वीक्स तक तो बिल्कुल करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि 42 वीक जो रहता है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज रहता है। और 43 वीक में क्या होता है कि 43 वीक में 200 ml मतलब 200 ml तक हो जाता है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब इसमें आता है कि पॉलीहाइड्रोमिनाज जो होता है वो जब टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक होती है, 2000 ml से ज़्यादा होती है, तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनाज कहते हैं। ऑलिगोहाइड्रोमिनाज जब टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम होती है तो उसको हम ऑलिगोहाइड्रोमिनाज कहते हैं। अब वही अगर आप 43 वीक में डिलीवरी करवाएंगे तो जायज़ सी बात है कि 200 ml ही बचेगा, तो उसको हम ऑलिगोहाइड्रोमिनाज कहते हैं। अब देखते हैं हम फंक्शन क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य क्या क्या होते हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है एमनियोटिक फ्लूइड, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये भ्रूण के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है तथा उसकी बाहरी आघातों से चोटों से रक्षा करता है। देखो, जब एक जान लो पानी है, पानी के अंदर कोई तैर रहा है, आप इस तरीके से सोचो कि कोई बलून्स रख दो और बलून्स के अंदर किसी को भी डाल दो या फिर खुद ही चले जाओ, खुद ही जाकर देखो और उस बैलून्स में पानी खूब भरा हो, तो अगर आप तैरोगे मतलब आपको कोई मारेगा तो आपको चोट लगेगी? कुछ नहीं लगेगा। या फिर कोई उस बलून्स को उठाकर फेंक दिया, मतलब बलून्स थोड़ा अच्छा हो कि फटे ना, तो अगर उस बलून्स को कोई उठाकर फेंक दिया तब भी आपको चोट वगैरह नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि जब वो भी एक बलून्स की तरह ही रहता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसकी चारों तरफ परतें होती हैं, तो उसी के अंदर जब बेबी रहता है तो इस वजह से उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। एमनियोटिक जो होता है को फैलाए रखता है, सैक को फैलाए रखता है, इस प्रकार यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है। तो एमनियोटिक जो होता है, देखो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो चारों तरफ फैला रहता है, और जैसे कि चारों तरफ फैला रहता है तो पूरा स्पेस रहता है, पूरा अंदर स्पेस रहता है इस तरीके से। तभी क्या होता है कि जो बेबी होता है इधर से उधर, उधर से उधर स्वतंत्र रूप से वो गति कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या, विकासशील भ्रूण के लिए एक स्थिर तापमान प्रदान करता है, तो ये एक अच्छा सा टेम्परेचर देता है और फीटस डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। फीटस को वाटर सप्लाई करता है जिससे उसे प्यास वगैरह कुछ भी नहीं लगता, वैसे भी माँ से वो पोषण सारा ले ही लेता है। यह लेबर के दौरान होने वाली तीव्र जो ब्रैक्सटन हिक्स हैं संकुचनों के कारण पड़ने वाले दबाव से भ्रूण एवं प्लेसेंटा की सुरक्षा करता है। देखो, जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस वजह से अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड ना रहे ना तो उससे बेबी को फ़र्क पड़े, ऊपर नीचे मतलब थोड़ा बेबी का बॉडी जो है आउट होता है, फिर अंदर होता है, फिर आउट होता है, फिर बाहर होता है, ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। बट जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसी की वजह से उसकी रक्षा होती रहती है। नेक्स्ट है, यह लेबर के दौरान एक्सटर्नल ओस के डायलेशन में भी सहायक होता है। तो ये आपने पहले ही देखा कि ये डायलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। लेबर के दौरान यह वेजाइना को स्वच्छ करता है, मतलब जितने भी अगर बैक्टीरिया वायरस वेजाइना में प्रेजेंट हो तो उन सबको क्लीन करने का भी ये कार्य करता है, जिससे कि बेबी को कोई भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन ना लगे, तो इन सब में भी ये सहायक होता है। तथा फीटस एवं यूट्राइन कैविटी के संक्रमणों से रक्षा करता है। तो वही है कि फीटस को यूट्राइन कैविटी में जितने भी इन्फेक्शन है उन सब से ये रक्षा करने में भी सहायक होता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल हम लोग देखेंगे कि
अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या होता है, जो कि इसी यूनिट का पार्ट है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।